प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। हमने जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपसे यूनिवर्स डिस्कस किया। यूनिवर्स से हम बढ़े सोलर सिस्टम की तरफ, सोलर सिस्टम से बढ़े हम अर्थ की तरफ। फिर हमने अर्थ के बारे में थोड़ा सा जाना, फिर अर्थ के अलावा उसके मून के बारे में जाना। अब टाइम है थोड़ा सा धरती के सरफेस को समझने की। उस धरती का सरफेस क्या बहुत सालों पहले वैसा ही था जैसा आज है? पहली बात तो ये। और क्या चेंजेज हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम अर्थ के जो सरफेस है जो हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आवर अर्थ इज यूनिक। हमारी धरती यूनिक है। यूनिक क्यों है? बिकॉज आवर अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। व्हाट डज इट सपोर्ट? इट सपोर्ट लाइफ। लाइफ ये इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि इसके पास है लैंड, इसके पास है वाटर और इसके पास है एयर। लैंड वाले डोमेन को हम कह देते हैं दैट दिस इज अवर लिथोस्फीयर। जिसका अपर पार्ट इज द क्रस्ट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर का दो पार्ट है, क्रस्ट लिथोस्फीयर एंड द मेंटल लिथोस्फीयर। वाटर वाले पार्ट को हम कह देते हैं दिस इज द हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हम प्राइमरी पढ़ते हैं अबाउट द ओशियन। एंड एयर वाले पार्ट को हम कह देते हैं दिस इज द एटमॉस्फियर। और जब यहां पे इनका कन्फ्लुएंस है घुमा फिरा के, देन दिस गिव्स बर्थ टू लाइफ कंस्टिट्यूटिंग द बायोस्फीयर। बायो का मतलब हुआ लाइफ। बट फिलहाल मैं कंसर्न हूं धरती के क्रस्ट एंड ओशन के लिए। सो मैं आज थोड़ा सा केवल इनके बारे में बात करूंगा। एटमॉस्फेयर वी विल बी टेकिंग अप इन अ सेपरेट वीडियो। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। हमारी जो धरती है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये धरती का ग्लोब देखेंगे तो कहीं पे आपको ये हरा हरा और ये सारा कुछ दिख रहा होगा, दीज आर दी लैंड मासेस। ये लैंड मासेस हैं। और कहीं पे आपको एकदम दिख रहा होगा लैंड मासेस के बराबर या इससे बड़ा ही सही, ये नीला 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 आपको स्पेस दिख रहा होगा, दीज आर दी ओशन। सो इन लैंड मासेस को, जो ये बहुत बड़े लैंड मासेस हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। एंड जो ये नीला नीला आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओशन। इसका मैं 2D स्टिकर देख लेता हूं। सो अगर आप एक साइड से ऐसे देखेंगे, इसका 2D अगर प्रोजेक्शन देखेंगे, ऑल्दो अर्थ इज स्फेरिकल इन shape, is not exactly spherical but it's geoid shape, but still for the time being हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं थोड़ा सा गोल सा है। सो दिस इज द लैंड एरिया, दिस ब्लू वन इज द ओशियनिक एरिया। थोड़ा सा इसको बारे में हम समझ लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे। अगर मैं धरती को बांटना चाहूँ लैंड मासेस का, मैं अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करूं तो मैं 7 लैंड मासेस के बारे में बात कर सकता हूं। 7 लैंड मास। और ये लैंड मास कैसे कैटेगराइज करूंगा? विच आर लार्ज इन साइज। छोटे मोटे करेंगे तो कंट्रीज आ जाएंगी। अगर मैं इधर चले जाऊं तो ये वाला जो मुझे पोर्शन दिख रहा है, जहां पे मुझे इंडिया भी दिख रहा है, इधर चाइना भी दिख रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत बड़ा लैंड मास है। इसको मैं कहता हूं एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट लैंड मास। इसके बगल में यहां पे है हमारा यूरोप। यूरोप आपको पता है, यूरोप ही था जो पूरी दुनिया पे रूल किया था, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है। एशिया और यूरोप बटते हैं किससे? थ्रू द यूरल माउंटेन्स और द यूरल रिवर। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दूसरा कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये एक बड़ा सा अलग से लैंडमास दिख रहा है जिसका नाम है अफ्रीका। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका और एशिया को बांटता है, इनके बीच में कैनाल आता है, दैट इज द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के बारे में आप पढ़ते रहते होंगे, अक्सर न्यूज में रहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो एशिया को अफ्रीका से कैसे बट रहा है? इट इज थ्रू दी सुएज कैनाल। अब अगर इधर वाले लैंडमास पे मैं चला जाऊं तो वी हैव दी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड अगर मैं इधर चलाऊं तो वी हैव दी साउथ अमेरिका। इनके बीच में कहीं पे है पैनामा कैनाल, इस्थमस ऑफ पैनामा। इस्थमस कह लीजिए, इस्थमस ऑफ पैनामा, या पैनामा कैनाल भी है वहाँ पे। सो इनके बीच में पैनामा आता है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये अलग से लैंडमास, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। एंड देन वी हैव दिस अंटार्कटिका। एक सवाल बन सकता है कि अरेंज दिस कॉन्टिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मासेस। तो अगर मैं लैंड मासेस के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं या फिर बताने की कोशिश करूं तो व्हाट आई कैन राइट, सबसे बड़ा है हमारा एशिया फर्स्ट, सेकंड है हमारा अफ्रीका सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ लार्जेस्ट इज अंटार्कटिका, सिक्स्थ लार्जेस्ट इज यूरोप एंड सेवेंथ लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर पूछ देता है कभी कभी कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, इस पे कंफ्यूजन हो जाता है। एक और बात, कुछ चीज आप समझ लीजिए, अंटार्कटिका इतना बड़ा है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को ज्वाइन भी कर दूं ना तो इसका जो साइज है इट इज ग्रेटर देन यूरोप प्लस ऑस्ट्रेलिया। पूछ लिया कभी, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ और फैक्ट्स जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, वैसे तो आई होप आपने इतना तो पढ़ ही रखा है कि अगर मैं एशिया और यूरोप को कभी कुछ ज्वाइंट ही दिखता है तो अगर मैं एक साथ कभी कंसिडर करता हूँ तो समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज दी यूरेशिया ऑल्सो। कभी ये टर्म देखो तो समझ जाना यूरोप और एशिया को एक साथ कंसिडर किया जा रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर करेक्टली, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। कुछ ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट दैट। ये तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि अर्थ का जो सरफेस है, यहां पे हमें लैंड भी दिख रहा है, आई कैन सी द लैंड एंड आई कैन सी द वाटर ऑल्सो, ठीक है। एंड आपको ये बात ऑलरेडी पता भी है, जो हमारा लिथोस्फीयर है जिसका विजिबल पार्ट है, व्हाट वी कैन सी द लैंड, वी कैन सी द वाटर। डिफरेंस क्या है? बेसिकली द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि देयर इज द लैंड ऑन विच वी लिव कुछ, अब ये लैंड नीचे जाके कहीं पे देयर इज द स्पेस एंड देयर इज द वाटर, ऐसा ही तो है कुछ कुछ। सो दिस इज द ओशन, ठीक है, दिस इज द लैंड, और इसके ठीक नीचे कहीं पे देयर इज द मैंटल। मैंटल का जो आउटर पोर्शन है, ये जो आउटर पोर्शन है, दिस इज अगेन द सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन इसके ऊपर ये गड्ढा टाइप का जो है जहां पे पानी भरा हुआ। अभी ये गड्ढा इतना बड़ा है कि बहुत गहरा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को मैं ओशन कह देता हूं, इस वाले पोर्शन को मैं कॉन्टिनेंट कह देता हूं। वी से दैट दिस इज द लैंड पोर्शन, बट लैंड यहां पे भी है, लैंड यहां पे भी है, सॉलिड पोर्शन यहां पे भी है, सॉलिड पोर्शन यहां पे भी है। तो इसीलिए इस पोर्शन को मैं कह देता हूं कि दैट दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट, और इस वाले को कह देता हूं दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब कि कॉन्टिनेंट व लैंड वाला पोर्शन ज्यादा है, ठीक है। अब ये चीज है, तो इसकी जो डेप्थ है मुझे दिख रहा है, क्योंकि मेंटल, अगर यहां से जब मेंटल के सॉलिड वाले पोर्शन की बात करेंगे, इसके ठीक नीचे
तो मैग्मा है, इसके ठीक नीचे मैग्मा है, इट इज़ द विस्कस लिक्विड। समझते चले जाना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को रिलेट करने में, जो मैं आपको आगे की अभी थ्योरीज बताऊंगा। तो चूंकि यहाँ पे जो ये स्पेस है ये कम है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर एवरेज की बात करें दैट इज 5 किलोमीटर हमने बताया था, यहाँ पे हमने 30 किलोमीटर आपको बताया था। तो एक बात बताना, इस मैग्मा के लिए यहाँ पे निकलना आसान है कि यहाँ पे निकलना आसान है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे निकलना आसान है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि सॉलिड की जो परत है, जो लेयर है, वो कहीं ना कहीं कम है। तो इसलिए अक्सर यहाँ पे अंदर में, ओशन के अंदर में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। क्यों बता रहा हूँ ये मैं आगे बात करूँगा। यहाँ पे भी होती है लेकिन कम होती है। बट राइट नाउ अभी इस डायग्राम को हम यहीं पे थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और थोड़ा सा अपने ओशन के बारे में समझ लेते हैं। सो दिस इज योर ओशन, जो ब्लू वाला सरफेस दिख रहा है। ओशन की संख्या की बात करूं तो सबसे पहले इधर आते हैं, मैं इधर वाले ओशन के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज द पैसिफिक ओशन। इधर लेफ्ट में जो मुझे दिख रहा है पैसिफिक ओशन, इधर वाला जो स्पेस दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है दैट इज अटलांटिक ओशन। दिस आर द लार्ज वाटर बॉडीज। इधर इधर जो मुझे दिख रहा है दैट इज द इंडियन ओशन। इन तीनों का ही एक्सटेंशन इधर जो मुझे दिख रहा है दैट इज द सदर्न ओशन, और अटलांटिक ओशन का जो इधर मुझे एक्सटेंशन दिख रहा है दैट इज द आर्कटिक ओशन। ठीक है, सबसे बड़ा है ये पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर मैं इसका 3D मॉडल में देखूं और मैं इसको घुमाना शुरू करूं, ठीक है, तो ये देखो एक साइड से पूरा ही एक सर्कल मुझे दिख रहा है, इतना बड़ा है पैसिफिक ओशन। इट इज सो लार्ज दैट कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इन सारे कॉन्टिनेंट्स का अगर आप लैंड मास ऐड भी कर दोगे ना तो पैसिफिक ओशन के बराबर नहीं होगा। ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है अतः, और ये बड़ा है और गहरा भी है। जो सबसे ज्यादा गहराई जो अभी हमें पता है दैट इज द मैरियाना ट्रेंच, दैट इज इन पैसिफिक ओशन ओनली। अब सबसे बड़ी गहराई की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात हो रही होगी तो वो लैंड पे बात हो रही होगी। तो वी हैव दी माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, ये है 11,022 मीटर डेप्थ। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये कितना गहरा है या फिर ये कितना ऊंचा है? सो वी नीड अ रेफरेंस ऐसा जो सबके लिए कॉमन हो। तो पानी के बारे में आपको पता है कि अगर पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, ऊपर से उबड़ खाबड़ भी हैं, लेकिन पानी चूंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसके चलते जो पानी का लेवल है वो हर जगह सेम है। सो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड द सी लेवल। सी लेवल इज एवरीवेयर इट इज सेम, तो दैट इज द 0 मीटर। तो इसके ऊपर बढ़ोगे तो दैट इज द एलिवेशन, इसके नीचे जाओगे तो दैट इज द डेप्थ। तो सी लेवल से 8848 मीटर ऊपर है माउंट एवरेस्ट, एंड मैरियाना ट्रेंच सी लेवल से नीचे है 11,022 मीटर। ठीक है, अब इस चीज के अलावा कुछ और चीज नोट कर लो, थोड़ा सा शेप्स देख लो आप। ठीक है, पैसिफिक ओशन का जो शेप है दैट इज सर्कुलर इन नेचर, दैट इज बेसिकली सर्कुलर इन शेप। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप ऐसे देख लो, अगर 3D में देखोगे तो समझ में आएगा दिस इज सर्कुलर। ठीक है, अटलांटिक ओशन की बात करोगे तो दैट इज एस शेप्ड, एंड यहां पे अफ्रीका के अराउंड इधर जितनी ये सब लाइंस हैं सब इतनी इंडेंटेड है ना, इधर इंटेंशन इतना ज्यादा है जिसके चलते नेचुरल हार्बर्स बहुत सारे बनते हैं, जिसके चलते यहाँ के बीच में ट्रेड बहुत भयंकर होता है। ठीक है, सो दिस इज एस शेप्ड। इंडियन ओशन इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड, एंड दिस इज द ओनली ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इससे पता चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस क्या था पास्ट में। ठीक है, अब ये चीज मैंने जान ली, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये अपना नॉर्थ अमेरिका यहाँ बैठा हुआ है, साउथ अमेरिका बैठा हुआ है, अफ्रीका बैठा हुआ है, उधर एशिया यूरोप सब आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन
जियोलॉजिस्ट को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला यार दाल में कुछ तो काला है, कहीं ऐसा तो नहीं था यार दाल ही पूरी काली है। तो दिमाग लगाया। एक पर्सन था जिन्होंने दिमाग लगाया, जिनका नाम था वैगनर। 1912 में उन्होंने दे डाली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने ये बोला कि भैया जो ये तुम्हारा लैंडमास तुमको इधर तितर बितर इधर उधर दिख रहा है, ये लैंडमास एक टाइम पे सब एक ही था, एक ही लैंड था और एक ही जगह ओशन था। दैट वाज दी पेंजिया एंड दी पेंथालासा। और उसी के बेसिस पे इन्होंने एक थ्योरी दी, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लिखा है। I am not writing here the tectonic plate theory or the lithospheric plate theory. इसका मतलब है he is suggesting that this is the continent which is moving. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे प्लेट्स की बात हो रही, यहाँ पे प्लेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है कि कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत टाइम पहले सारे कॉन्टिनेंट्स यूनाइट थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया, ठीक है। और फिर दिस पेंजिया was surrounded by a vast ocean called the Panthalassa. Over geological time, continents drift to their present positions. इन्होंने ये बोला कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले, ये देखिए, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे एंड दैट वाज सराउंडेड बाय दिस ओशनिक बॉडी, मतलब दिस वाटर बॉडी पेंथालासा. So this can be called as the supercontinent. So this was a supercontinent, this was a kind of super ocean. उसके बाद 150 मिलियन ईयर्स एगो ये बट गया दो पार्ट में। नदर्न पार्ट को हमने बोला दैट दिस वाज लॉरेशिया, LAURASIA, एंड सदर्न पार्ट को हमने बोला दैट वाज गोंडवाना लैंड। और फिर बढ़ते 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 100 मिलियन ईयर्स एगो बन गया इधर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका, एंड देन आज जो हमें धरती दिखती है वो दिखती है जो मैंने अभी आपको दिखाई। इन्होंने ये बात बोली थी कि इसके बेसिस पे इन्होंने ये चीज बोली कि कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल पेंजिया 200 मिलियन ईयर्स ago it split into Laurasia, northern hemisphere, Gondwana land, southern hemisphere. These land masses further fragmented into the present continents. फिर ये डायग्राम भी आ गया अपने पास। तो लोगों ने बोला भैया तुमने बोल तो दिया कि कॉन्टिनेंट मूव करते थे, बट कैसे मूव करते थे? कुछ तो धक्का उक्का दोगे तुम उसको, कहीं से कुछ फोर्स लेके आओ, कुछ एक्सप्लेनेशन दो उसके लिए। तो उन्होंने बोला इसके पीछे दो फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली चीज दी पोल फ्लिंग फोर्सेस। अब आपको पता है कि हमारी जो धरती है दैट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी धरती है वो अर्थ के अराउंड अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। उस एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के चलते वी हैव द फोर्स दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बिहाइंड दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पे, जो मून का एंड सन का, उसके चलते ये चीज होती है, इसके चलते ये सब ड्रिफ्ट हो गए। तो उन्होंने वो बताया कि ये इन फोर्सेस के चलते ये चीजें ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला अच्छा क्या प्रूफ है, किस बेसिस पे तुम अपने इतने बड़े बड़े लॉजिक क्लेम्स कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस की बात करनी शुरू की। वो एविडेंसेस समझ लेते हैं कि क्यों वो ऐसा कह रहे थे कि भैया ये बट गया। वाई, वॉट इज देयर? यू हैव गिवन अ थ्योरी कि ये सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट पहले दो पार्ट में बटा, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फिर वो बढ़ता चला गया, देन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एटसेट्रा, एंड फाइनली हमको ये धरती मिल गई। अब हमको ये धरती मिल गई, लेकिन ये तुम कह किस बेसिस पे रहे हो? तो इसके लिए ही स्टार्टेड गिविंग दी एविडेंस। और वो एविडेंस क्या थे वो अब समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, पहला एविडेंस जो जिसकी इन्होंने बात की दैट वाज द जिग जॉ
फिट। आप नॉर्थ अमेरिका को लेंगे और ये अफ्रीका को लेंगे तो आप पाएंगे अगर मैं इसको फिट करने की कोशिश करता हूं तो ये यहां पे, ये पोर्शन यहां पे और ये ऐसे करके फिट हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस जिगजॉ फिट, तो ऑब्वियस ही बात है कि कभी जब ये जुड़ा होगा तो इनके बीच में ये ओशन नहीं होगा। सो ही सेड दैट कि जब ये ज्वाइन था तो इनके बीच में वाटर बॉडी नहीं थी, जब ये ड्रिफ्ट किया तब इसके बाद यहां पे ये पानी आ गया। तो पहला एविडेंस तो ये था कि ये फिट हो रहा है। एक और बात उन्होंने की, बोला भैया यहां पे ब्राजील है अपना, ठीक है, अपना यहां पे ब्राजील है। अब आपको एक बात पता है कि मिनरल डिपॉजिट्स जो रॉक्स होती हैं, रिवर्स का काम ये होता है कि दे इरोड दी रॉक्स एंड इसके साथ इसके जो मिनरल्स होते हैं इसे ये कैरी करके लेके जाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है कि वी हैव अ प्लेस हियर कॉल्ड घाना। घाना में हमें घाना में हमें गोल्ड मिलता है, ठीक है, वी गेट द गोल्ड। बट इस गोल्ड का सोर्स का पता नहीं चलता, बट हमें गोल्ड वेन्स जो मिलती हैं वो ब्राजील में मिलती हैं। तो अगर मैं इसको फिट करता हूं तो आई कैन जस्टिफाई दैट कि भैया ये ब्राजील से निकला होगा ये जो गोल्ड है, एंड ये घाना में रिवर ने कभी किसी टाइम पे वहां पे उसको फिट कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। तो एक एविडेंस तो ये भी है। उसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी की। एक टेक्नोलॉजी आ गई, दैट वाज द रेडियोमेट्रिक डेटिंग। उससे क्या हुआ, हमने रॉक्स होगा के ना एज पता करनी शुरू की। तो हमने देखा कि ब्राजील के अराउंड जो रॉक्स हैं, दीज रॉक्स, और इधर के अराउंड जो वेस्ट अफ्रीका के अराउंड जो रॉक्स हैं, इनकी जो एज है, एज इज सेम। अब ये अलग अलग जगह पे तो अलग अलग अगर टाइम पे बनी होती तो इनकी एज सेम नहीं होती। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि भैया ये कभी जुड़े हुए थे। और एक और बात बोल दी साथ ही साथ, यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मैरीन डिपॉजिट्स हैं जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं वो हैं जुरासिक एज के। इसका मतलब ये अटलांटिक ओशन जुरासिक एज के बाद बना होगा, जुरासिक पीरियड के बाद बना होगा, जुरासिक पीरियड के पहले नहीं बना होगा, क्योंकि ये जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए थे, एज सेम है, एज सेम है, जब ये दूर हुए तभी तो इसमें स्पेस बनेगा तो पानी आएगा। तो उन्होंने ये बोला इस एज के चलते हम ये कह सकते हैं कि ये भैया जुड़े हुए थे, ये बीच में ओशन था ही नहीं। तो एक एविडेंस इन्होंने ये एक और दे डाला। एक और इन्होंने एविडेंस दिया, दैट वाज द एविडेंस ऑफ टीलिएट। क्या होता है टीलिएट? नॉट टीलिएट आर द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। क्या होता है, जैसे जब आपके ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ना, जब वो मेल्ट होते हैं तो अपने साथ रॉक्स, बोल्डर्स एंड एटसेट्रा वो कैरी करके लेके जाते हैं, एंड एक टाइम पे जहाँ पे वो कैरी नहीं कर पाते उसे वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। सो वी हैव द एविडेंस ऑफ टीलिएट इन द इंडिया, ठीक है। और इसका हमें काउंटर पार्ट मिलता है मेडागास्कर में, अफ्रीका में, फाकलैंड आइलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एंड अंटार्कटिका में। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि देयर वाज सम टाइम अ ग्लेशियल पीरियड जब ये सारा पोर्शन एक जगह पे था और देयर वाज द ग्लेशियल पीरियड, ठीक है। तभी सिमिलर चीजें हमें जगह जगह पे मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये कभी एक टाइम पे जुड़े थे, इनके बीच में जो आज तुम्हें वाटर दिख रहा है वो वाटर नहीं था, सिंपल। तो इस बेसिस पर हम ये कहते हैं कि ये जुड़े हुए थे, एंड जब ये बटे तब ये इनके बीच में ये पानी वगैरह आया, दिस ओशन जो आप देखते हैं। उसके अलावा उन्होंने फॉसिल्स को भी स्टडी किया, दे वर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो एक जानवर है जिसका नाम है लेमूर। इसकी फोटो देखते हैं ना तो मेरे को तो बड़ी, इसकी आंखें थोड़ी बाहर होती हैं एकदम ऐसे, ठीक है। सो दिस लेमूर, इसके जो मुझे स्केलेटन्स वगैरह मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, वो इंडिया में मिलते हैं। तो इस तरीके के एविडेंस वैगनर ने दिए और बोला कि ये सारे मूव कर रहे हैं। फोर्सेस की बात होने लगी कि व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्चुअली कॉजिंग दिस मूवमेंट, देन इफ यू आर सेइंग दे आर मूविंग, तो बिना किसी फोर्स के चलते तो मूव नहीं कर रहे होंगे। वैगनर वाज आस्क्ड टेल मी व्हाई दिस मूवमेंट इज हैपनिंग, बिकॉज इफ यू डोंट टेल मी आई डोंट एग्री विथ यू। सीधी सी बात है भैया, तुम मेरे को बताओ मूव क्यों कर रहा है। अगर तुमने बोल दिया ऐसे ही थोड़ी मान लेंगे, हम मांगते हैं ना प्रूफ। तो प्रूफ मांगा गया वैगनर से। वैगनर ने बोला कि देर आर द टू फोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वन इज द पोल फ्लीइंग फोर्सेज, वन इज द पोल फ्लीइंग फोर्सेज, अदर इज द ग्रेविटी। पोल फ्लीइंग फोर्सेज
इज द फोर्स ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वगैरह जो लगता है अर्थ्स के रोटेशन के चलते, दैट इज उसके चलते यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रही है और ये टूट के बिखर गए। दूसरा फोर्स उन्होंने बोला ग्रेविटी की, मून भी खींच रहा है, सन भी खींच रहा है, एंड इनके खिंचाव के चलते भी अर्थ के सरफेस पे प्रेशर पड़ता है, अर्थ के सरफेस पे फोर्स पड़ता है, जिसके चलते ये टूट के बिखर गए हैं। बट लेटर ऑन दिस फोर्स वाज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट एंड दिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, और बढ़ गई क्योंकि फोर्स ही वाज नॉट मेकिंग एबल टू मेक द रीजन वाई, मतलब हाउ सच ए स्मॉल फोर्स, बहुत छोटा फोर्स है वो, तो इसने पूरा इतना बड़ा बड़ा मूव कैसे कर दिया। तो दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट ही टोल्ड। सो दिस इज द फोर्स, पोल फ्लिंग फोर्सेस ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टायलर फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, these forces were later found to be insufficient leading to the refinement of theory। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी बिकॉज लाइक यूपीएससी 2013 मेंस में भी सवाल आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट। तो मैंने जो आपको एविडेंस बताए वो ऐसे ही नहीं बताए हैं, मेंस में भी सवाल आ सकता है, ऑल्दो दिस सीरीज इज फॉर प्रीलिम्स, बट मुझे लगा आपको दिखा देना चाहिए। सेम चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की है, दिस जिगजॉस फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, फॉसिल एविडेंस, जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड द प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, अब जब वो फोर्स को अकाउंट नहीं कर पाए तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अर्थर होम्स ने एक थ्योरी दे डाली, दैट वाज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। नो दीज ऑल दीज थ्योरीज, क्या होता है ना, साइंस में एक चीज़ होती है कि एक थ्योरी के ऊपर जैसे उसमें कुछ कमी रही उसमें थोड़ा और रिफाइनमेंट करते हैं, उसमें कुछ कमी रही थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करते हैं। सो ही ट्राइंग टू अकाउंट फॉर what kind of forces could move these continents। अभी भी continents की बात हो रही है। it discuss the possibility of convection currents in the mantle। तो क्या होता है mantle में समझते हैं। so to account for this let us draw a diagram। ठीक है, we know that we have a core। हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं धरती का चीज़ों को थोड़ा सा समझने के लिए। we have a core। इस कोर के बाहर आपको पता है there is an outer core जो विस्कस लिक्विड है, इसके ऊपर आता है मेंटल, दिस इज द मेंटल, और उसके ऊपर वी हैव द क्रस्ट। थोड़ी देर के लिए हम ये पूरी तरह से मान लेते हैं कि क्रस्ट जो है दैट इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, ऑल्दो क्रस्ट का अपर पोर्शन भी दैट इज द सॉलिड, बट अभी हम उस पर नहीं जाते, फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि दिस इज द लिक्विड, दिस इज द सॉलिड। तो क्या कह रहे हैं हम कि भैया दिस इज द विस्कस लिक्विड और यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, देयर इज द जनरेशन ऑफ हीट। अब ये हीट जनरेट क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के चलते देयर इज द इनॉर्मस हीट दैट इज बीइंग जनरेटेड इन द मेंटल। उसके चलते हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे लेट से देयर इज द मैग्मा, अब ये हीटअप हुआ ऊपर तक गया, ऊपर गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने बॉइलिंग पॉट देख रखा है, जब आप उसमें या चाय बनाते हो तो बीच से आप देखते हैं ना बुलबुले उठते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म है वहाँ पे, बुलबुले उठते 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 ऊपर तक आते हैं, फिर फैल जाते हैं। ऐसे ऐसे ही धरती से भी ये मैग्मा बाहर आता है, फैलता है, एंड ये दोनों साइड स्प्रेड करता है और ये एक साइकिल बना लेता है और फिर यहाँ तक जाता है, फिर ये ठंडा होता है और फिर वापस अंदर चला आता है वापस गर्म होने के लिए। दिस साइकिल इज नोन एज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, और फिर ये दोबारा वो होता है और इस तरह से साइकिल बनी रहती है अंदर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना फिलहाल के लिए, अब ये देखो यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ फोर्स लगा रहा होगा अर्थ के कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, एंड दैट इज वाई दिस कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। तो ये चीज़ इन्होंने बोली अर्थर होम्स ने फिलहाल के लिए। आउटर इनर कोर, आउटर कोर ये ऊपर गया, दिस इज द एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर ऊपर गया, तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जहाँ पे ये अंदर जा रहा है दैट इज द ट्रेंच, जहाँ पे ऊपर जाए दैट इज द रिज, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट व्हाट वाज गिवन बाय द अर्थर होम्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपको ये बात पता है जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे ये ऊपर चूंकि लेस डेंस हो गया होगा, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के चलते ऊपर जा रहा होगा, फिर ज़्यादा डेंस होगा एंड फिर राइट साइड मूव करके वापस इसमें अंदर आ गया होगा। सो चीज़ें गर्म होती हैं तो लेस डेंस हो जाती हैं, ऊपर जाती हैं, फिर ठंडी हो जाती है, फिर दे बिकम मोर डेंस एंड देन दे अगेन डूब जाती हैं। ये चीज़ बोल रहे थे अर्थर होम्स। इसके बाद
ये सब तो चल रहा था 1930s में, देन देयर वाज द वर्ल्ड वॉर टू, और उस दौरान लेकिन अपना जियोलॉजिस्ट लोग अपना काम तो करते हैं, साइंटिस्ट लोग काम करते रहते हैं, कुछ नई डिस्कवरीज आई। पहले लगता था कि जो हमारा ओशन है, ये जो ओशन है दैट इज़ अ फ्लैट सरफेस। पहले लगता था कि हमारा जो ओशन है दैट इज़ अ फ्लैट सरफेस, मतलब ये सीधा सीधा ऐसे फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर है पानी, वाटर। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फ्लैट नहीं है, दिस इज नॉट फ्लैट एक्चुअली। कहीं पे माउंटेन भी हैं जिसे हम रिजेस कह देते हैं, कहीं पे गड्ढे भी हैं जिसे हम ट्रेंचेस कह देते हैं। तो रिजेस एंड माउंटेन्स, रिजेस एंड ट्रेंचेस, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। माउंटेन, जो ओशन का जो माउंटेन है दैट इज द रिज, और जो ओशन का जो गड्ढा है दैट इज द ट्रेंच। टर्म अलग है, गड्ढा गड्ढा ही रहता है, ठीक है। तो दिस इज द ट्रेंच, दिस इज द रिज। एक चीज और हमने नोटिस कर ली कि ये जो ट्रेंचेज हैं, और लेट्स से कि देयर इज दिस कॉन्टिनेंट ओवर हियर, तो ट्रेंचेज की जो यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी मिलने के ज़्यादा थे, ठीक है। और दिस इज रिजेस वेर फाउंड मोस्टली एट द मिड ओशियनिक रिजेस, मतलब मिड ओशियनिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ओशन के बीच में मिलता है ये, ठीक है। एक चीज़ ये पता चल रही है अपन को, उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हमें पता चलने शुरू हुए। हमको पता चलता है कि दैट जो एज है ओशियनिक क्रस्ट की, ये बहुत यंग है, दैट इज लाइक नियरली 200 मिलियन ईयर्स। और इसकी जो एज है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, इसकी एज दैट इज लाइक 3200 मिलियन ईयर्स। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा कि भाई इसकी एज बहुत ज्यादा है, इसकी एज बहुत कम है, इतना ज्यादा गैप। तो फिर बोला हेनरी हेस में, दया दाल में कुछ तो काला है, या फिर ऐसा तो नहीं पूरी दाल ही काली है। और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद उन्होंने एक चीज उन्होंने बोली कि दैट सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। कुछ नई क्योंकि डिस्कवरीज हुई, वी केम टू नो दैट सी फ्लोर इज कंटिन्यूसली बीइंग क्रिएटेड एंड it is continuously being destroyed at the same time. And on the basis of this, sea floor spread theory was given. This one, sea floor spreading theory. ये थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा ओशियन है एट द मिड ओशियनिक रीजेस मैग्मा इज कमिंग आउट, और इसी के चलते ये पर्वत टाइप का बनता चला रहा है। मैग्मा इज स्प्रेडिंग, और मैग्मा स्प्रेड कर रहा है और वाप एट द ट्रेंचेज। सो ये थ्योरी ये कहती है कि लेट्स से दिस इज योर ओशन, मैग्मा बाहर आ रहा है। अब ये जो मैग्मा बाहर आ रहा है ठंडा होता जाएगा, इधर ये स्प्रेड करना शुरू करेगा। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर ना स्प्रेड कर रहा है, तो न्यू लैंड इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर, यू कैन से न्यू रॉक्स आर बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर, एंड दिस प्लेस जहां पे ये हो रहा है दैट इज द मिड ओशियनिक रिज। तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये लेट्स से न्यू लैंड इज बीइंग क्रिएटेड, तो अर्थ का सरफेस एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा? बिकॉज जितना लैंड इधर क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है एट दी ट्रेंचेस। वापस वो जो इधर से क्रिएट हो रहा है इधर से लैंड अंदर चला जा रहा है, सो ट्रेंचेस में लैंड डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो ये थ्योरी बेसिकली ये चीज़ कहती है। तो उनसे मांगा गया भैया क्या एविडेंस है, तो उन्होंने बोला इसकी देख लो, ये जो मिड ओशियनिक रिज है इसकी जो एज है इधर और इसकी जो एज है इधर, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस जितना दूर यहाँ जाओगे इतना दूर यहाँ जाओगे, इनकी एज सेम है। तो ऑब्वियस ही बात है बीच से निकला फैल गया। इट इज़ लाइक कि हमने लेट्स से कि पेन थी और हमने ब्लोटिंग पेपर पे लिया, उस पर डाला तो वो फैलने लगा, तो ये भी ऐसे ही निकल के फैलता है। तो आप इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड ओशियनिक रिज देखोगे तो यू विल सी दैट कि जो एज है जो रॉक्स की वो सेम है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, अब अपना यहाँ पे लैंड भी तो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसकी जो एज है दैट इज नियरली 200 मिलियन ईयर्स एगो, दैट इज नियरली 200 मिलियन ईयर्स। इसकी एज जो है वो 3200 मिलियन ईयर्स है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज कंटिन्यूसली बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अगर वो पुराना वाला ही रहता, नया रॉक नहीं रहता, तो फिर इसकी एज भी उतनी होती ना, कुछ तो आसपास होती। तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज, और ये गैप बहुत बड़ा है,
तो बहुत बड़ा गैप है, तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज कंटिन्यूसली बीइंग क्रिएटेड एंड कंटिन्यूसली बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो ये बता रहा है कि ओशियन फ्लोर इज नॉट परमानेंट, नया ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है सेम टाइम पे। एक और बात बोली, हियर यू विल बी फाइंडिंग द थिन सेडिमेंट्स। ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे आपको मिलते हैं थिक सेडिमेंट्स। इसका क्या चीज है भैया? थिक sediments. See, sediments are the layers of mud, sand, dust that deposit over the ocean floor over time. अब एक चीज सोच के देखो कि ये तो कई सालों से हो रहा है। अब अगर ये थिक होता, जैसे वहां पे बहुत थिक सेडिमेंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थिक सेडिमेंट्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया नया नया ये जमा है। कैसे समझ सकते हो? लाइक लेट्स से कि आपका एक रूम है जिसपे डेली सफाई होती है, और एक ऐसा रूम है जब घुसते हो तो कई बार ऐसे वो करते हो ना, ऐसे छू के देखते हो तो बोलते हो अरे यार इतनी धूल जमी हुई है। तो धूल कितनी जमी हो उसके बेसिस पे क्या बोलते हो कि ये रूम लगता है कई दिन से खुला नहीं है। लेकिन वहां पे जब आप जाते हो एक नई जगह पे, लाइक जहाँ पे डेली सफाई होती है, तो आप वहां पे बोलते हो भैया धूल इतनी जमी हुई नहीं है। तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे डेली सफाई हो रही है, मतलब डेली चीजें यहाँ पे जो भी आ रही है वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वहां पे जमती चली जा रही है। तो सो थिन सेडिमेंट्स एंड थिक सेडिमेंट्स। सो इस बेसिस पे वी कैन से हियर द क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड एट द सेम टाइम। हियर वहां पे वो चीज नहीं हो रही है। सो द थिन एंड द यंग oceanic crust gives the evidence that yes, sea floor is spreading, it is being created at the mid oceanic ridges जहाँ पे volcanic activity ज़्यादा है, and ये spread कर रहा है from the mid oceanic ridges towards outwards, and this is being destroyed at the trenches. यही थी इनकी theory. So new oceanic crust forms at the mid oceanic ridge. Old oceanic crust is being destroyed at the deep sea trenches. It maintains balance of the earth's surface area. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो जो अर्थ का सरफेस एरिया है दैट इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। मैकेनिज्म, मैग्मा राइजेज एट द रिजेस, कूल्स, फॉर्म बेसाल्टिक क्रस्ट, ओशन फ्लोर स्प्रेड लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, ओडर क्रस्ट सबडक्ट्स इनटू द मेंटल एट द ट्रेंचेस। हीट सोर्स की बात हुई कि व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दैट, तो वी हैव द रेडियो एक्टिव डिके जो कि अर्थ के इनसाइड हो रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द रेसिडुअल हीट, दैट इज द लेफ्ट ओवर हीट फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन एंड इट जनरेट्स द मेंटल कन्वेक्शन करंट, जिसके बारे में हमने बात की थी आपसे, ठीक है। एविडेंस, यंगेस्ट रॉक एट द मिड ओशियनिक रिजेस क्यों है मैंने आपको बताया। मैग्नेटिक रिवर्सल, देयर इज द सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑन द ओशियनिक क्रस्ट। थिन ओशियनिक सेडिमेंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। सैलो अर्थक्वेक एट रिजेस, डीप वंस एट द ट्रेंचेस लाइक मैरियाना ट्रेंच। डायग्राम को भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे थिन क्यों होगा, वाई दे विल बी थिन सैलो अर्थक्वेक, बिकॉज ये आपका स्थेनोस्फीयर है, ये यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो जितना थिन पॉसिबल उतना थिन होगा। सो यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह के लिए दैट विल बी द सैलो अर्थक्वेक एट रिजेस एंड ट्रेंचेज, ये जो डूब रहा है यहाँ पे, सो देयर विल बी सबडक्टिंग प्लेट एंड द डीप वंस एट द ट्रेंचेज लाइक द मैरियाना ट्रेंच एंड कंटिन्यूअस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है मिड ओशियनिक रिजेस पे। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई अबाउट द वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक, जो कि हमारा एक्चुअली अगला टॉपिक भी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो मैंने बताया था, वो इस डायग्राम में भी वही चीज़ है। एस्थेनोस्फीयर, मैग्मा निकला, ओशियन स्प्रेड किया एट द मिड ओशियनिक रीजन। नाउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट वर्क्स एट द सबडक्टिंग प्लेट एंड इट गोज इनसाइड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो नया सरफेस बना, इधर से ये वाला सरफेस डिस्ट्रॉय होता चल रहा है, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज केम द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। नाउ दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बात ये थी, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ा सा इस पे। नाउ वैगनर ने बोला था कि इट इज द कॉन्टिनेंट दैट इज मूविंग, इट इज द कॉन्टिनेंट दैट इज मूविंग, बट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है भैया जो तुम्हारा कॉन्टिनेंट है ये रहता टेक्टोनिक प्लेट्स पे है, और इसी पे कहीं पे कॉन्टिनेंट होता है, इसी पे कहीं पे ओशियन भी रिसाइड करता है। जिसका पोर्शन ज़्यादा होगा हम उसको वो वाली प्लेट बोल देंगे। मतलब कि अगर इफ दिस इज मोर सरफेस एरिया वाइज, कॉन्टिनेंट का पोर्शन ज़्यादा है तो हम उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, और अगर ओशियनिक प्लेट का पोर्शन ज़्यादा है, इफ दिस इज मोर,
If this is more, then we will say it as the ओशियनिक प्लेट। सिंपल सी चीज है। और ये आपकी प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं, और उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं उसके ऊपर कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियनिक फ्लोर है, वो भी उसके साथ मूव करता है। और ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिनके चलते चीजें होती हैं, टकराती हैं या ट्रांसफॉर्म करती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। एक बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरी वैगनर की एक बात और बोली कि भैया तुम एक बात और गलत बताए थे। तुम हमसे कह रहे थे कि ये स्टार्टिंग में ये सारे जुड़े हुए थे कॉन्टिनेंट्स, लेकिन नहीं, ये सारे जुड़े हुए नहीं थे। ये पहले कहीं फैले हुए थे। कहां फैले हुए थे मैं इसके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन फैले हुए थे। और एक टाइम आया जब ये सारे एक साथ जुड़ गए और फिर ये वापस अलग हो गए। एक टाइम ऐसा भी आएगा कल की डेट में जब ये फिर जुड़ जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, और ये चीजें होती रहेंगी, बिकॉज योर प्लेट्स आर मूविंग। सिंपल सी चीज है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट जो वैगनर का था वो था पेंजिया एंड द पैंथालासा, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशन, बट दे सेड दैट नो, पेंजिया नीड्स टू बी रिविजिटेड एंड इट वाज फुली डिस्कार्डेड देन। सो क्या कहती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? दीज आर द लार्ज रिजिड स्लैब्स ऑफ लिथोस्फीयर। जो आपकी लिथोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर का दो पार्ट होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दी ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। दे फ्लोट ओवर दी सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर, इंक्लूड बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड दी ओशियनिक क्रस्ट। मोस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स आर मिक्स्ड प्लेट्स, बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक, बट दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट क्रस्ट टाइप। यही मैंने आपको बताया। जो अर्थ की लिथोस्फीयर है, जो हमारी धरती की लिथोस्फीयर है, इसको हम 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स में डाल सकते हैं। अब वो 7 प्लेट्स कौन कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। चलो अब हम आते हैं इस पे, जैसा इस मैप को देख लेते हैं। सो ये एनसीईआरटी से निकाला हुआ डायग्राम है, ऑल्दो आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, बट मैं आपको बताते चलता हूँ। सो देर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स। फर्स्ट इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये रही आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, आपको ये नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी एनसीईआरटी की जो 11th वाली बुक है उसमें भी देख सकते हैं। सो दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। दिस हैज द पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द अटलांटिक ओशन। तो ये देखिए, इसकी ये बाउंड्री दिख रही है मुझे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ गया। उसी तर्ज पे वी हैव द साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसमें साउथ अमेरिका का पोर्शन है एंड दी अटलांटिक ओशन का भी पोर्शन है, लेकिन इसका पोर्शन मेजर है। सो वी विल से दैट दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट। फिर आते हैं हम यूरेशियन प्लेट पे, जहाँ पे आपको यूरेशिया की बात आई तो आपको पता है यूरोप की भी बात करेंगे एंड एशिया की बात करेंगे। तो दिस इज द थर्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट। 7 मेजर प्लेट्स हैं। देन वी हैव दिस अफ्रीकन प्लेट, ये रही अफ्रीकन प्लेट। अगेन दी अटलांटिक ओशन वाला थोड़ा सा पोर्शन, इधर से इंडियन ओशन वाला थोड़ा सा पोर्शन एंड दिस अफ्रीका, बट सिंस इसके नाम पे जाना जा रहा है, लैंड मास ज़्यादा इसका है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट। देन वी हैव द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लेट। देन वी हैव दिस अंटार्कटिक प्लेट, ये नीचे वाला पोर्शन। एंड फाइनली वी हैव द पैसिफिक प्लेट विच इज दिस वन, दिस इज द ओशियनिक प्लेट। तो 6 आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, एक ओशियनिक प्लेट है। तो हमारी जो धरती है वो बेसिकली इन 7 मेजर प्लेट्स में हम बांट सकते हैं। कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, बट अगर 7 मेजर प्लेट्स की बात करेंगे तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। ये मेजर प्लेट्स मूव करती हैं, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट ओशन हो गए हैं, एंड फिर ये आपस में टकराती हैं, एंड एट द प्लेस ऑफ देयर कन्फ्लुएंस देयर इज द वॉल्केनिक एक्टिविटी, देयर इज द अर्थक्वेक, एंड वहीं पे आपको मिड ओशियनिक रिजेस मिलते हैं, ट्रेंचेस मिलते हैं, चीज़ें होती हैं। सो इन सारी प्लेट्स के मूवमेंट के चलते ही जो आप कॉन्टिनेंट या अर्थ का जो पोजीशनिंग आज की डेट में देखते हैं वो आपको दिखता है। किसने दी थी इन थ्योरीज को? देयर नेम वाज मैकेंजी एंड पार्कर, एंड मॉर्गन ने भी, इन्होंने इंडिपेंडेंटली ही दी थी, ठीक है। तो दिस इज द नेम, ठीक है। उसके अलावा वी हैव सम ऑफ द अदर प्लेट्स, लाइक वी हैव द नाजका प्लेट, कोकोआज प्लेट। कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है ये किसके बीच में लाई करता है। तो अगर मैं नाजका प्लेट की बात करूंगा तो दिस इज बिटवीन द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द पैसिफिक प्लेट। कोकोआ प्लेट वी हैव, ठीक है। सो ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और इधर पैसिफिक प्लेट के बीच में है। वी हैव दी अरेबियन प्लेट, तो ये मोस्टली अरेबियन लैंडमास
का पार्ट है. We have this Philippines plate over here. This plate is between Asiatic plate and the Pacific plate. ये सब minor plates हैं. And we have this Caroline plate which is between Philippines and the Indian plate. ठीक है, तो इसके चलते ये सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है. तो ये इन्होंने बोला कि भैया कॉन्टिनेंट मूव नहीं कर रहे हैं, ये हमारी प्लेट्स मूव कर रहे हैं, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही है. इसको हम और डिटेल में हम आगे जाएंगे जब हम वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. और एक और बात कि ये जो इनके ज्वाइंट जो जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं, इन जगह पे you will be seeing that these are the places of intense volcanic activity and intense earthquake are there. और इसी चीज़ के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा. ठीक है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ अगर हम इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे, समझ पाएंगे. सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली अगर आपसे पूछेगा तो मेनली यही पूछ सकता है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे, या फिर कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कौन सी ओशियनिक प्लेट है, माइनर प्लेट्स इनका लोकेशन क्या है, तो ये आप यहाँ से कर लेना. अब उसके बाद व्हाट आर द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है, एक अगला ये टॉपिक आ जाता है. सो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मूवमेंट किस टाइप का है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट्स दीज प्लेट्स आर डिवाइडेड, and it is said that there are three kind of plates, three kind of interaction. One is the divergent plate, another is the convergent plate, and lastly is the transform plate. Now divergent plate क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा समझना. Let's say there are two plates, plate number 1, plate number 2, और बीच में मैग्मा भैया बोले कि हम बाहर आएंगे. अब जब मैग्मा बाहर आएंगे तो ये इसको इधर धक्का देंगे, ये इसको इधर धक्का देंगे, तो ये डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है एक तरह से. बट इन द प्रोसेस व्हाट इज बीइंग डन, द लैंड और द क्रस्ट इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर. सो डाइवर्जेंट प्लेट आर दी दोज प्लेट्स वेयर क्रस्ट इज क्रिएटेड. तो ये चीज कहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, जहाँ पे हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही होगी. अर्थक्वेक का जो फोकाई होगा वो शैलो होगा. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यू विल बी सीइंग इट एट मिड ओशियनिक रीजन्स. ठीक है, तो दीज आर दी डाइवर्जेंट प्लेट्स जब एक दूसरे से दूर जा रही है. लेकिन एक बात मुझे ये भी पता है कि दिस इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का एरिया है क्रस्ट का वो बढ़ा रहा है, लेकिन सेम है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा होगा. तो ये जो डिस्ट्रक्शन वाला एरिया है दैट इज हैपनिंग एट द ट्रेंचेस. अब ये तीन टाइप से इंट्रैक्शन हो सकता है. कन्वर्जेंट प्लेट के बारे में बात कर लेते हैं. थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे समझाने के लिए कन्वर्जेंट प्लेट को, क्योंकि हमारे पास दो टाइप की प्लेट्स थी तो तीन केसेस बन रहे थे. वी हैव दी ओशियनिक प्लेट जिसमें ओशन का पोर्शन ज़्यादा है. वी हैव द कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसमें कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है. अब इनके बीच में इंट्रैक्शन, मैं इसको ओपी लिख देता हूँ, इसको सीपी लिख देता हूँ, याद रहेगा ना. ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि ओशियनिक प्लेट इंटरैक्ट कर रही होगी ओशियनिक प्लेट के साथ. एक ऑप्शन मेरे पास ये कि कॉन्टिनेंटल प्लेट इंटरैक्ट कर रही होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ. एक ऑप्शन ये है कि मेरी जो ओशियनिक प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ इंटरैक्ट कर रही होगी. ये तीन केसेस बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. अब एक बात और है कि जब दो चीज जुड़े एक दूसरे से टकराएंगे तो जो डेंस होगा वो नीचे चला जाएगा और जो लाइटर होगा वो ऊपर चला जाएगा. तो जब ये ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, जब पास में आएंगे, तो जो डेंसर प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और जो लाइटर प्लेट होगी वो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाएगी. एंड दिस विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डीप सी ट्रेंचेस एंड द वॉल्केनिक आइलैंड आर्क. सो दिस इज समथिंग जैसे कि यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ एलुसियन आइलैंड्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. तो यहाँ पे बेसिकली जब ओशियन प्लेट डेंसर वाली जा रही है अंदर और ये जा रही है, तो जो डेंसर प्लेट है वो डूब जाएगी, मतलब अंदर चली जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अपर वाली थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाएगी. यहाँ के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पे सीधा सा है ओशियन प्लेट अंदर चली जाएगी, ये लाइटर है क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज लाइटर, दिस इज डेंसर. तो ये यहाँ पे जो ये ट्रेंचेस बन जाएंगे, सिंपल सा इंट्रैक्शन है. और इस चीज के चलते वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ इवन दी एंडीज माउंटेन्स अपलिफ्टिंग. अब यहाँ पे तो दोनों की डेंसिटी सेम है, तो ये जुड़ ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी. और जब एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी, और चूंकि क्या कहते हैं कोई एक दूसरे के नीचे नहीं जाना, तो यहाँ पे हो जाएगी फोल्डिंग.
So you will be having the folding and you will be seeing the fold mountains such as the Himalayas. मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो ओशियनिक प्लेट डेंसर होगी वो अंदर चली जाएगी, तो यू हैव द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलुशिन आइलैंड्स। यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिनेंटल प्लेट दे आर द लाइटर वन एंड ओशियनिक प्लेट दे आर द डेंसर वन, एंड डेंसर वन नीचे जाएगी, सो एक पोर्शन अपलिफ्ट हो जाएगा, तो यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ एंडीज माउंटेन्स। और कॉन्टिनेंटल प्लेट का डेंसिटी एक ही है, तो उसके चलते ये आएंगे आमने सामने आएंगे तो फोल्ड कर जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे, तो यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। सो ये चीज़ है। सो दिस इज अबाउट द कन्वर्जन प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट क्या होता है, जैसे आपकी मिड ओशियनिक रीजन है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना कि ये है, लेट्स से दिस इज द मिड ओशियनिक रिज, अब ये फैलना चाह रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सब जगह एक साथ बमबारी हो रही है, सब जगह एक जगह वॉल्केनिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, एक जगह पे कहीं पे पहले हो रही है, कहीं पे बाद में हो रही है। तो लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये लैंड मूव करना चाहता है, यहाँ पे अभी ये वॉल्केनिक एरिप्शन हुए नहीं है, यहाँ पे तो हुए ही नहीं है, तो ये वाला लैंड मूव करना चाहता है, ये लैंड मूव नहीं कर रहा। सो ये वाला मूव करना चाह रहा है, ये वाला मूव नहीं कर रहा। सो ये कुछ ऐसा है कि मेरे सामने लेट्स से आई हैव 2 बुक्स इन माय फ्रंट एंड ये बुक बोल रही है कि मेरे को यहाँ पे देखो, इनके इस वाले पोर्शन पे लेट्स से कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, इधर वाले पे हो गया इरप्शन, ये बोला चलो उधर चलो उधर चलो उधर जाना चाहता है, लेकिन ये वाली बुक बोली रुको अभी अपने आप इरप्शन नहीं हुआ है, तो ये बोलेगी नहीं मैं तो जा रही हूँ, ये बोलेगा रुको कहाँ जा रही हो, ये बोलेगा मैं जा रही हूँ, ये बोलेगा रुको मत जाओ। तो ऐसे केस में ये इधर जाता जाएगा इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली देयर विल बी द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। सो दिस वर्क्स परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिजेस, क्योंकि परपेंडिकुलर में जाएगा। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्म प्लेट, ठीक है। और यही चीज हमने यहाँ पे बोला, डाइवर्जेंट प्लेट मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू टेंशनल फोर्सेज, upwelling of magma from the mantle fill the gap, magma cools, solidifies to form new basaltic crust. It is characterized by mid-oceanic ridges, shallow Foki earthquake. Volcanic activity occurs mainly on the oceanic floor. Example, mid-oceanic ridges between North America and Eurasian plate. Transform plate. यहाँ पे crust is neither produced nor destroyed. यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे crust is created, ये नोट भी कर लेना, खैर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, crust is destroyed, यहाँ पे crust is neither produced nor destroyed, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कहाँ पे कौन सी प्लेट में क्रस्ट क्रिएट होता है, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो stress builds up, release suddenly, earthquake, linear fault zones are common, mostly found on continents or offsetting mid-oceanic ridges. Example, San Andreas Fault, California. ये इस तरह से कुछ है। Then we have the convergent boundary. Plate moves towards each other due to compressional force. Result depend upon the type of plates involved. यही चीज़ मैंने बताई थी. You can take the note of this diagram. ठीक है. So we have the oceanic convergence. Deeper plate subducts beneath the other. Formation of deep sea trenches and volcanic island arc associated with deep focus earthquake. Example, earthquake arcs like Aleutian Island. Oceanic continental convergence. Oceanic plate subducts beneath lighter continent leading to fold mountain and the volcanic activity along continental margins. This is the Andes mountains. Then we have the continental convergence. Neither plate subducts due to buoyancy. Crust thickens and folds, high fold mountains. Little or no volcanism, but in intense earthquake. In continental convergence, neither plate subducts. Instead, crust is compressed, folded, thickened, and structurally destroyed, leading to the mountain formation. Example, the Himalayas. And last topic is the understanding movement of the Indian plate and the formation of Himalayas. But इसको बढ़ने से पहले अभी मेरे दिमाग में एक प्यारी सी स्टोरी आ रही है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज अक्सर हम पढ़ाई करते हुए डरते रहते हैं। अब ये टॉपिक आया, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा होगा, अरे यार इतना टफ टॉपिक है, ये है वो है। टॉपिक कभी टफ नहीं होता, अगर हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली वो टॉपिक ईजी होता है। सारे टॉपिक्स ईजी हैं ज्योग्राफी के, दिमाग में कभी मत बनाइए। अब एक क्या हुआ, एक चूहा था, एक चूहा हमेशा डरता रहता था, तो भगवान उस चूहे के पास आए, देखिए सबसे डरा हुआ प्राणी कौन है, तो बोले वो तो चूहा सा दिख रहा है छोटा सा, तो वो कभी अपने नाले से बाहर आता ही नहीं था। तो भगवान चूहे के पास गए
और चूहे से बोला कि क्यों भाई, तू डरता क्यों है, क्यों डर रहा है? तो चूहा बोला नहीं नहीं, मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे बिल्ली खा जाएगी। तो बोला अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं कि तेरा डर खत्म हो जाए? तो भगवान ने बोला, भगवान से चूहे ने बोला कि मुझे एक काम करो, मुझे बिल्ली बना दो। तो भगवान बोले तथास्तु, बिल्ली बन गया। अब बिल्ली मस्त वहां पे घूम रही, तभी बिल्ली को कुत्ता दिख गया। अब वो कभी उस गली से बाहर ही नहीं निकलती थी, फिर डरने लगी। भगवान आए दौड़ते दौड़ते, बोले कि अब क्या भैया, क्या है ये, तुम फिर डर रहे हो? तो फिर वो जो बिल्ली थी बोली मैं नहीं, मेरे को डर लगता है, वो सामने कुत्ता है। तो भगवान बोले कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुत्ता बना दो तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? बोला नहीं नहीं, तब डर नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद भगवान ने उसको कुत्ता बना दिया। तो फिर बोले कि भाई चले गए भगवान, अपना आराम से बैठे, अभी आराम से ध्यान में बैठे हुए, अभी उनको दिख रहा है कि अरे यार, ये सोच रहे कि अभी इसका क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तब तक उधर देख रहे तो कुत्ता डरा हुआ है। तो फिर भाई भगवान दौड़ते दौड़ते छिड़ी लगा के बोले कि भैया क्या, व्हाट इज दिस, अगेन यू आर इन फियर, तुम डरे हुए हो? तो बोलता है नहीं, मेरे को तो डर लगता है। तो उन्होंने, भगवान ने बोला क्यों डर लग रहा है? तो बोले कि मुझे इंसान से डर लगता है, ये जब देखो तब ये तबड़ तोड़ मेरे को मारते रहता है। ठीक है, कभी पत्थर उठा लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो भगवान ने बोले फिर क्या करूं? तो बोलता है कि ये काम करो, मुझे इंसान बना दो। तो भगवान ने बोला तथास्तु, उसको इंसान बना दिया। उसके बाद अब जब ये इंसान बन गया, फिर भगवान चले गए ऊपर, बोले अब तो ये इंसान बन गया सबसे डरावना जानवर। और उसे इंसान बनाने के बाद भगवान सोचे कि अब तो ये टेंशन नहीं देगा। और कुछ दिन बाद देखता है भगवान कि ये तो फिर डर रहा है। तो बोले तू फिर क्यों डर रहा है, तेरे को तो सबसे खतरनाक जानवर बना दिया। तो बोल रहा है कि फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे दिमाग में आता है ये क्या सोचेगा। तो वो अपने साथ के लोगों से डर रहा होता है। तुम भी डर रहे हो ना कहीं प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट समझने में, टेस्ट देने में, आंसर राइटिंग करने में, एग्जाम में क्या होगा इस चीज को सोच सोच के हम कितने डरे हुए हैं। तो भगवान ने बोला ये तो किसी काम का नहीं, इसको वापस चूहा ही बना दो। और अल्टीमेटली फिर वो चूहे वाली जिंदगी जीता रहता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इंसान बन के मेहनत करके आगे बढ़ना है, या फिर डर के वापस चूहा बनना है। एंड दिस स्टोरी will actually tell you that you need to start living your life on the terms of a human being, and human being का कर्तव्य यही है कि उसे कर्म करते चलना है, डरना नहीं है, मेहनत करनी है और लिटरली चीजें अपने कंट्रोल में ले लेनी है। नहीं तो आप डरते रहोगे चूहे जैसे, भगवान आएगा दोबारा चूहा बना देगा। चूहे मत बनो मेरे भाई, पढ़ाई करो, समझो, टेस्ट दो, फिर समझो, फिर टेस्ट दो। आज नहीं तो कल कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। सो कमिंग नेक्स्ट, understanding the movement of the Indian plate and the formation of Himalayas. This is a very small topic and very easy one also. ये theory basically ये कहती है कि भैया जैसे ये मूवमेंट हो रहा था, तो ऑब्वियसली बात है हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़े तो हमें इंडिया के बारे में भी जानना है। दिस बेसिकली सेज कि पहले इंडिया यहाँ पे था, देन स्टार्टेड 225 मिलियन ईयर्स एगो, इंडियन प्लेट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, आपको याद होगा पेंजिया के दो पार्ट थे, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो इंडियन प्लेट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दिस वाज सेपरेटेड बाय एशिया बाय द तेथीस सी। बीच में एक सेडिमेंट्स वाली सी थी जहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स भी था। ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स एगो गोंडवाना लैंड से ये टूट के इट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड। डेक्कन ट्रैम्प्स वे फॉर्म्ड अपवर्ड मूव करने लगे। तो देयर वर द लाइक ऑब्वियसली बात है, जैसा मैंने आपको बताया, दो प्लेट्स जब टकराती हैं तो देयर विल बी इरप्शंस। सो डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द हॉटस्पॉट वॉल्केनोज। नाउ दिस इंडियन प्लेट गॉट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। ठीक है, 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो कंप्रेशन हुआ। दो प्लेट्स हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट की बात की थी अभी हमने। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट की बात की थी, तो ना तो तुम डूबे ना तो हम झुकेंगे, ना तो तुम झुकोगे। तो ये झुकेंगे नहीं तो कंप्रेशन होगा तो दे विल बी फोल्डिंग एंड थिकनिंग ऑफ सेडिमेंट्स दैट वाज डिपॉजिट इन द टेथिस सी। एंड अल्टीमेटली इसके चलते देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालय जो आप यहाँ पे आज देखते हो। ठीक है, सो देयर वाज द कंटिन्यूअस कन्वर्जेंस कॉज फ्रॉम द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन द रीजन। कुछ इंडिया की जो मेजर प्रेजेंट बाउंड्रीज है, नॉर्थ में दिस इज द यूरेशियन प्लेट टू हिमालयाज, वेस्ट इज द अरेबियन प्लेट, ईस्ट इज द बर्मीज प्लेट टू अर्कन ह्यूमा, एंड साउथ इज द divergent with Australian plate and the Indian Ocean ridge. So this is about the complete topic about the plate tectonics from my side. इससे ज़्यादा यूपीएससी में नहीं आएगा। ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू मेक द सेंस ऑफ द टॉपिक्स। अगर देखो आप टॉपिक्स को लिंकअप करते हुए पढ़ोगे तो
आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, आप बिल्कुल नहीं घबराओगे। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कंसेप्चुअली, एंड आपको इसके बाद दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन अटेंडिंग दिस वीडियोज। सो ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगे आपका ज्योग्राफी वाला पोर्सन बहुत अच्छे से कवर करने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट एज ऑफ नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, जहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम समझेंगे। ऑल द बेस्ट।